हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2017 का समावेशी शिक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन आ है 2 भागों में, ऑप्शन बा है 3 भागों में, ऑप्शन सा है 4 भागों में, या ऑप्शन दा है 5 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है 4 भागों में, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन आ है शैक्षिक, ऑप्शन बा है मानसिक, ऑप्शन सा है व्यक्तित्व और ऑप्शन दा है इनमें से सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि व्यक्तित्व। यानी कि देखिए, टेट के द्वारा परीक्षण किया जाता है तो व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। तो ऑप्शन आ है भाषा एवं वाणी की समस्याएं, ऑप्शन बा है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, ऑप्शन सा है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं और दा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर है वो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अस्थि बाधिता के कारण है। तो ऑप्शन आ है जन्मजात, ऑप्शन बा है दुर्घटना, ऑप्शन सा है बीमारी और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट है। यानी अस्थि बाधिता के कारण है कौन कौन से, तो जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटना से भी और बीमारी से भी। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक दोष के प्रकार। तो देखिए, वाक दोष के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन आ है 4, ऑप्शन बा है 5, ऑप्शन सा है 6 और ऑप्शन दा है 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा यानी 6 हो जाता है, यानी कि वाक दोष के 6 प्रकार होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है 35 से 51 डेसिबल, और देखिए बा ऑप्शन है 55 से 69 यानी 69 डेसिबल, सा ऑप्शन है 72 से 89 डेसिबल और दा ऑप्शन है 90 से 100 डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए बा ऑप्शन यानी 55 से 69 डेसिबल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सामान्य बच्चे की IQ होती है। तो सामान्य बच्चे की IQ कितनी होती है, तो 90 से 100, ऑप्शन बा है 90 से 120, ऑप्शन सा है 91 से 115 और ऑप्शन दा है 80 से 110। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन आ यानी कि 90 से 100 हो जाता है, यानी कि सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 होती है, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ कितना होता है, तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग कई वीडियोस में हम आप लोगों को ये चीज़ बता भी चुके हैं कि देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों का जो IQ होता है 140 प्लस होता है, कभी कभी 180 और 190 भी होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी या कथन है। तो देखिए, ऑप्शन आ है क्रो एम क्रो का, ऑप्शन बा है ही बर्ड का, ऑप्शन सा है क्रिक का और ऑप्शन दा है हैवेट एंड फोरनेस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी हैवेट एंड फोरनेस का। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है या कथन है। तो देखिए, ऑप्शन आ है रूथ स्ट्रिंग का, ऑप्शन बा है रोलोम का, ऑप्शन सा है इंसमूर का और ऑप्शन दा है जोन्स का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि रूथ स्ट्रिंग का।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, तो ऑप्शन आ है 140 से अधिक, ऑप्शन बा 115 से कम, ऑप्शन सा है 110 से कम और ऑप्शन दा है 120 होती है। तो देखिए अभी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, यानी 140 से अधिक है, यानी कि ऑप्शन आ आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन आ है स्वास्थ्य सुरक्षा से, ऑप्शन बा है ज्ञानार्जन से, ऑप्शन सा है सामाजिक संबंधों से और ऑप्शन दा है विभिन्न व्यवसायों से। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा। देखिए स्वास्थ्य निर्देशन तो स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक हैं, तो ऑप्शन आ है हेमिंग हर्स्ट, ऑप्शन बा है अब्दुल रऊफ, ऑप्शन सा है कार्लनिक और ऑप्शन दा है टर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि हेविंग हर्स्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार, देखिए ऑप्शन आ है खेल द्वारा, ऑप्शन बा है पढ़ाई द्वारा, ऑप्शन सा है व्यायाम द्वारा और ऑप्शन दा है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा की है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है, तो देखिए इसमें फर्स्ट है ऑप्शन, यानी ऑप्शन आ है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, ऑप्शन बा है साक्षात्कार द्वारा, ऑप्शन सा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सामूहिक परीक्षण होता है तो शाब्दिक होता है कि अशाब्दिक होता है, या दोनों होते हैं या दोनों में से कोई नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए दोनों होते हैं, यानी कि शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक होता है। निशाब्दिक जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और अशाब्दिक जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका शाब्दिक हो जाता है और जो शिक्षित होते हैं उनका शाब्दिक हो जाता है, ठीक है ना। तो सामूहिक परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों तरह, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो दोनों हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए इसके बाद ये थर्ड सेमेस्टर के बाद हम आप लोगों के लिए फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स और प्लस 2015 से 2022 तक के पेपर भी सॉल्व कराएंगे, प्लस पवन सीरीज़ और राजन सीरीज़ भी सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल से जुड़े रहें और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अन्वेषण विधि की खोज किसने की, तो अन्वेषण विधि की खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने की। किसने की, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने की। उसके बाद चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मूर्ख श्रेणी में। देखिए 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मूर्ख में, ठीक है ना। और देखिए सामान्य बच्चों को तो 90, देखिए सामान्य बच्चों का IQ कितना होता है, तो 90 प्लस। क्योंकि देखिए आप लोग ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे मान लीजिए पिछड़ा बालक हो गया, सामान्य बालक हो गया, मंदबुद्धि बालक हो गया, प्रतिभाशाली बालक हो गया, ये आपके बहुविकल्पी अति लघु लघु त्रिय सब में मतलब इनको आना ही आना है, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वाणी बाधित बच्चे कौन से होते हैं, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि वाणी मतलब भाषा। तो वाणी बाधित जो बच्चे होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ऐसे बालक जो बोलने में हकलाते हैं, तुतलाते हैं, नाक से बोलते हैं, उन्हें वाणी बाधित बच्चे कहा जाता है ना।
ये तो नाम ही से पता चल रहा है और आप लोग अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। तो श्रवण विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं, यानी ये 4 प्रकार का होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में किया, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। देखिए, बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्लस आप लोगों को आता भी होगा, क्योंकि देखिए IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए, परामर्श की 2 विधियों के नाम हैं निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो देखिए, हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है कि एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसमें ना तो कोई लिंग का भेद होता है, ना जाति का भेद होता है, ना धर्म का भेद होता है, ना ऊंच नीच का भेद होता है। किसी चीज़ का भेद ना होकर एक ही कक्षा में सभी बच्चों को साथ में शिक्षा दी जाए, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए, इसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा, चाहे वो अमीर हो बच्चा या गरीब बच्चा हो, पिछड़ा बच्चा हो या प्रतिभाशाली बच्चा हो, सभी को एक कक्षा में समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताएं। तो देखिए, इनकी विशेषता क्या होती है? तो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि समान बच्चों से कम होती है। देखिए, वो तो नाम ही से पता चल रहा है। और स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार कम होता है। जाहिर सी बात है, जब मंदबुद्धि बच्चे होंगे तो उनका स्मृति ध्यान भी और विस्तार भी कम ही होगा और किसी बात को सीखने में ये समय भी लगाते हैं। तो यही मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा विद्यार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, इसको अपने लफ्ज़ों में समझा जा सकता है। निर्देशन क्या है? तो निर्देशन कोई दूसरा मशवरा दे, राय दे, यानी कि देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है और उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो क्या करता है कि वो बड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मैं कौन से नोट्स यूज़ करूं, कौन सी बुक यूज़ करूं, कितना टाइम में दूं। तो टीचर क्या होता है, जब टीचर के सामने या किसी बड़े के सामने ये बात रखी जाती है तो वो उनको मशवरा देते हैं, यानी जो टीचर हैं या हमारे जो बड़े हैं वो उनको मशवरा देते हैं, राय देते हैं, या मान लीजिए निर्देशन देते हैं कि तुम इस बुक को पढ़ो, या आप 2 घंटे पढ़ाई करो या 3 घंटे पढ़ाई करो, और आप देखिए इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ाई करो। इस तरीके से मशवरा दिया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मशवरा देते तो हैं हमारे बड़े, हाँ, जो हमारे गुरु हैं, लेकिन वो कार्य किसको करना होता है? तो वो कार्य बच्चों को करना होता है, या जिसको वो मशवरा या राय या निर्देशन दी जाती है। तो आप लोग इस मतलब अपनी भी भाषा में लिख सकते हैं और बाकी आप किताबी भाषा में लिखिए, जैसे आपको सही लगे, ठीक है ना, जैसे मतलब आपको ये रहे, आसानी रहे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंचन का क्या अर्थ है? देखिए, वंचन के बारे में जान लेते हैं। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है। क्या है? तो ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है। वंचित का अर्थ होता है किसी चीज से वंचित रहना, जैसे आर्थिक, सामाजिक। देखिए, इसको समझ लेते हैं कि वंचित बालक किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आज भी विद्यालय नहीं जा पाते हैं, और ज़्यादातर देखिए लिंग भेद तो इसमें देखा जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ घरों में ऐसा माहौल होता है कि लड़कों को तो विद्यालय भेजा जाता है, लेकिन लड़कियों को कहा जाता है कि ये पढ़ लिख कर क्या करेंगे, क्योंकि आज इतना समाज आगे बढ़ गया है, इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे क्षेत्र बाकी हैं जहाँ पे ये सोच बनी हुई है। और देखिए, कहीं कहीं पर क्या होता है
कि बच्चों की जो मतलब ये होता है कि बच्चों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उन्हें नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं और उससे वो चीज़ मतलब वो बच्चा उन चीज़ों से वंचित रह जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ आप लोगों को लिखनी है। आप चाहे तो किताबी भाषा में लिख दें और चाहे आप अपने वर्डों में लिख दें, ठीक है ना। बस ये चीज़ें आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वंचन होता क्या है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समस्यात्मक व्यवहार से क्या समझते हैं। तो देखिए समस्यात्मक बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जो कक्षा में झूठ बोलते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो मादक पदार्थों जैसे सिगरेट आदि का सेवन करने लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो समस्यात्मक बच्चे कहलाते हैं। और समस्यात्मक बालक ही समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब वो समस्यात्मक बालक बनेंगे तभी तो वो व्यवहार उत्पन्न करेंगे ना। तो कारण कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, हम ये भी समझ लेते हैं कि कारण कौन कौन से हो सकते हैं। अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है, संवेगात्मक कारण भी हो सकता है और सामाजिक कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए सामाजिक कारण ऐसे हो जाता है कि बच्चों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। अपने आसपास के वातावरण में वो देखते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमको भी ऐसे मिलनी चाहिए, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सामाजिक निर्देशन का अर्थ होता है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना तथा अच्छी आदतों को सीखना, अच्छे मूल्यों मतलब ईमानदारी नैतिकता बच्चों को सिखानी चाहिए, यही सामाजिक निर्देशन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम, देखिए व्यक्तिगत तालिका सेवा हो जाती है, सूचना सेवा हो जाती है, परामर्श सेवा हो जाती है और अनुवर्तन सेवा हो जाती है। आप देखिए यहाँ पे 2 पूछे गए हैं तो आप 2 लिख सकते हैं और चाहे तो आप 5 भी लिख सकते हैं, ये जितने हैं आप लिख दें, ठीक है ना। अगर 2 भी लिखेंगे तब भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2 ही का पूछा है, तो आप लोग 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से अधिक होती है। इन बच्चों का IQ कितना होता है, तो 140 प्लस होता है। कभी कभी IQ इन लोगों का 180 से 90 तक भी देखा जाता है। ये बच्चे क्या होते हैं, ये जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे अलग होते हैं। उन देखिए क्या होता है, सामान्य बच्चों का IQ कितना होता है, तो 90 से 110 होता है और इनका 140 से अधिक होता है। और ये बच्चे देखिए इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो ये इनकी पहचान करना जो है आसान होता है, इतना कठिन भी नहीं होता है कि अगर आपकी कक्षा में 100 बच्चे हैं मान लीजिए या 50 बच्चे हैं और उन बच्चों में वो बच्चा सबसे आगे वर्क करके यानी सबसे पहले वर्क करके अध्यापक को दे देता है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा है। अगर वो अपनी कक्षा का वर्क तो कर ही लेता है प्लस अपनी कक्षा के आगे कक्षा का वर्क कर लेता है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है ना। और सामान्य से आगे वर्क कर लेता है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आप लोगों के लघुत्तरीय टाइप प्रश्न आ जाते हैं। आप लोगों को देखिए सीरीज पढ़ाई जा चुकी है, लघुत्तरीय टाइप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं और बाकी आपको डिटेल पढ़नी है तो आप हमारे लिंक पर जाकर उस पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय टाइप में निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए और सविस्तार लिखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सविस्तार ही पूछ रहे हैं, इसको सविस्तार लिखना है यानी कि विस्तार पूर्वक लिखना है। तो देखिए निर्देशन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं निर्देशन, तो 5 प्रकार के होते हैं। और देखिए कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट पर हो जाता है व्यक्तिगत निर्देशन, सेकेंड नंबर पर हो जाता है शैक्षिक निर्देशन, थर्ड नंबर पर हो जाता है स्वास्थ्य निर्देशन, 4 नंबर पर हो जाता है सामाजिक निर्देशन और 5 नंबर पर हो जाता है व्यवसायिक निर्देशन, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप हमारे
लिंक पर जाकर इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और एक वीडियो में आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे लघु उत्तरीय टाइप के, वो भी है, आप उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं। तो देखिए नैदानिक परामर्श किसी भी समस्या के कारण का पता लगाना क्या होता है, तो किसी भी समस्या का पता लगाना नैदानिक परामर्श होता है। जैसे आप लोग इस तरीके समझ लीजिए, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है, पहले जांच करता है, उसके बाद वो पता लगाता है कि इनको क्या परेशानी है, तो ये हो गया नैदानिक। और उसके बाद जब उनको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद वो उपचार करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नैदानिक। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए देख लेते हैं, मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मनोविज्ञान शाला के कार्य, सबसे पहले क्या है, निर्देशन। तो निर्देशन निम्न प्रकार से होता है, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, बाल निर्देशन, 10 वर्ष से कम आयु व्यावसायिक निर्देशन, और देखिए प्रशिक्षण। तो इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने हेतु सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण किया जाता है, जिसमें प्रवेश हेतु अर्थात MA मनोवैज्ञानिक अथवा M.Ed या MA शिक्षा शास्त्र है। शोध कार्य, देखिए शोध कार्य देखिए मनोविज्ञान शाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए परीक्षण निर्माण, अनुशीलन तथा मानकीकरण का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु उपकरण, प्रश्नावली तथा परीक्षण उपकरण टूल्स का निर्माण करती है, जैसे भाटिया बैटरी टेस्ट, रोशा परीक्षण आदि। छात्रों में बुद्धि लब्धि, व्यक्तित्व मापन हेतु उपकरणों का निर्माण करती है। चलते हैं देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो आप लोग सूत्र अच्छे से जानते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 वर्ष दिए हैं और उसके बाद तो किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष दिए हैं, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो जो है 10 वर्ष इन्होंने दिया है, तो IQ बराबर 10/10 और गुणे 100, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों कट जाते हैं, यहाँ पे कितना बचता है, तो 100। तो ये आपका देखिए आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थि बाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है, देख लेते हैं। अस्थि बाधित बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, खेल विधि के माध्यम से, ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से, मॉन्टेसरी विधि के माध्यम से, किंडरगार्टन विधि के माध्यम से और डाल्टन विधि के माध्यम से, ठीक है ना। हमने आप लोगों को ये हेडिंग बता दी, आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बच्चों से आप क्या समझते हैं। देखिए समस्यात्मक बच्चे क्या होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। समस्यात्मक बच्चे देखिए समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इस तरह की। और देखिए ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे ही मारने पीटने लगते हैं बिना किसी कारण से, या स्कूल से भाग जाते हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वो बच्चों से, और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों से पीछे रहता है और जो होमवर्क होता है वो होमवर्क वो कंप्लीट नहीं करता है। तो इस प्रकार के बच्चे क्या हो जाते हैं, तो समस्यात्मक बालक हो जाते हैं वो। और देखिए समस्यात्मक बालकों के प्रकार के बारे में अगर बात कर ली जाए
तो देखिए समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लंबी है। इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के बालक हैं, जैसे चोरी करने वाले, जैसे कि अभी बताया, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र यानी मित्र बनाना पसंद ना करने वाले और आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले। इस तरह के ये आपके कौन से बच्चे हो जाते हैं, तो समस्यात्मक बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद देखिए परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र बताएं। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम परामर्श का अर्थ समझ लेते हैं। जब हम अर्थ समझेंगे तभी हम लोग परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र को लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है। ये वैज्ञानिक राय और सुझाव परामर्श कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब बड़े बूढ़ों से, जैसे कि ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज़ हमें नहीं आ रही है तो हम अपने बड़ों से वो चीज़ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है वो परामर्श मतलब लिया जाता है और हमारे बड़े हमको परामर्श देते हैं, तो यही परामर्श हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए परामर्श की आवश्यकता और क्षेत्र के बारे में। तो देखिए आवश्यकता इस प्रकार से हो सकती है, यानी इस तरह से हो सकती है कि यह व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है, छात्रों को सही निर्णय लेने में मदद करता है, छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है। और देखिए शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा भी मिलती है। और देखिए परामर्श के क्षेत्र कौन से हो जाते हैं, तो परामर्श के क्षेत्र देखिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, मनोचिकित्सात्मक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तित्व परामर्श और स्थानापन्न परामर्श। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण होते हैं, तो देख लेते हैं धीमी गति से सीखने के कारण। देखिए धीमी गति से सीखने के कारण, तो धीमी गति से सीखने के निम्न कारण हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आर्थिक परिस्थिति या गरीबी, और सेकंड नंबर पर हो जाता है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, और देखिए थर्ड नंबर पर हो जाता है संवेगात्मक, देखिए थर्ड नंबर पर हो जाता है आपका संवेगात्मक घटक, और देखिए आपका जो है 4 नंबर पे हो जाता है व्यक्तिगत घटक। ठीक है ना, व्यक्तिगत घटक। और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण होते हैं, तो कारण आप लोगों को पता हो गए। और देखिए समस्याएं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं ये भी आप जान लें, क्योंकि ये लघु उत्तरीय में है तो थोड़ा सा बड़ा ही लिखिएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, भाषा एवं वाणी की समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं और सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे, तो जैसे कि देखिए नाम से ही आप लोगों को पता चला कि प्रतिभाशाली बच्चों की, तो प्रतिभाशाली उन बच्चों का कहा जाता है जो सामान्य बच्चों से भी ऊपर होते हैं, यानी कि 140 प्लस उनका IQ होता है, उनको क्या कहते हैं, उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। और देखिए उन बच्चों की अगर आप पहचान की बात करें तो पहचान आप लोग कैसे करेंगे, तो निरीक्षण के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से और IQ चेक करके आप लोग प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। यानी IQ लेवल चेक करके बच्चों की पहचान की जा सकती है। और अगर इसके बारे में बात की जाए, देखिए इन बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधारों पर किया जाता है तथा शाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत पेन तथा पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत कोई क्रिया करवाकर परीक्षण किया जाता है। यानी कि देखिए कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो लिखित में करवाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओरल में करवाए जाते हैं। और वह बालक जो कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है तो वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है, अतः यह उत्तम प्रविधि है। और देख लेते हैं, देखिए इनकी और क्या पहचान है, तो इनको अगर कोई भी कार्य दे दिया जाता है तो ये बालक ना बड़ी आसानी से उस वर्क को कर देते हैं
और देखिए ये बालक और कैसे सुगमता से कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं और ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये कठिन कार्यों को सुगमता से कर लेते हैं और इन बालकों का चिंतन सदैव मौलिक होता है या सोचने समझने अर्थों को समझने का यानी अर्थों को समझने संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं परामर्श के प्रकार। तो परामर्श के प्रकारों के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए परामर्श के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श और संग्रह परामर्श। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक